हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फोर्थ पार्ट लेके आए मैराथन क्लासेस का। मैं सुमित राव आपके साथ स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पर वो सारे कंटेंट्स आपको उपलब्ध करवाऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और स्टार्टिंग में जब पहला वीडियो इस सीरीज का था, आज चौथा पार्ट है, उसमें हमने बताया था कि केवल 7 वीडियोज में ग्रामेटिकल पोर्शन के जितने सारे जर्नल इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूंगा और उसमें केवल उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे काम के हैं। कोई फालतू बकवास नहीं, केवल और केवल अपने एग्जाम ओरिएंटेड कौन से क्वेश्चंस जर्नली आते हैं और उनको हमें कैसे समझना है उसी पर हमने फोकस करना है। तो आज हमारा फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको देने वाला हूं। और आज जो हम लेंगे वर्ब का टॉपिक लेंगे। वर्ब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का सबसे जरूरी एलिमेंट है। तो यदि आपने तीनों पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप आवश्यक रूप से देख लें। आगे की अपने पास 3 वीडियो इसके बाद और बचेंगी, तो टोटल 7 वीडियोज में यानी कि लगभग 7 घंटे में आपकी जर्नल इंग्लिश लगभग कंप्लीट होगी। फिर आप इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी सारी एक्सरसाइज हैं वो टॉपिक वाइज अपने चैनल पर दी हुई हैं, वीडियोस डाली हुई हैं। एक एक टॉपिक के काफी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन करवाए हुए हैं, वो आप करें जिससे आपकी जर्नल इंग्लिश में कोई समस्या नहीं रहेगी। कोई भी कंपटीशन, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, टीचर के लिए, आप रीट के लिए, किसी को भी आप करना चाहें, एसएससी है, एफसीआई है, बैंक है, तो उन सब में आपके लिए बहुत उपयोगी। वर्ब में आज हम क्या क्या लेंगे? सबसे पहली बात तो एक स्पेशल आपको यहां चीज मैं सिखाने वाला हूं, वो ये है कि एक ही चार्ट आपको सिखाऊंगा, मैं टेबल बनानी सिखाऊंगा, जिससे आपके टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वॉइस में एक्टिव से पैसिव में हम जब चेंज करते हैं सेंटेंस, तो वर्ब को चेंज कैसे करना है वो चीज मैं बताऊंगा आपको। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम बदलते हैं तो वहां वर्ब कैसे चेंज करनी है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन टैग का एक टॉपिक अपना आता है, उसमें अपने को जो टैग बनाएंगे तो टैग में चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें कैसे करना है। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब्स क्या है, क्या इनका अपने पास यूज है, टेंस में हम वर्ब की फॉर्म्स को भरते समय कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंटली हम ध्यान रखें, उन सब के बारे में ध्यान आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को खूब अच्छे से समझें। तो ध्यान दें, अपने को सबसे पहले आता है वर्ब। तो वर्ब के बारे में मैंने एक बेसिक चीज बताई सबसे जरूरी, कि वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वर्ब से इंपॉर्टेंट कोई भी एलिमेंट नहीं है। वर्ब का क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से है। चूंकि हम वर्ब का डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? वर्ब के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्लासिफिकेशंस में पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो है नंबर फर्स्ट, कि वर्ब जो है वो 2 प्रकार की है। पहली अपने पास है मेन वर्ब्स और दूसरी अपने पास ऑक्सिलरी वर्ब्स। अलग अलग डिवाइडेशन आएंगे। आपको स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब क्या होती हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं, क्या उनके यूज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है कि मेन वर्ब्स और दूसरी क्या अपने पास है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, सिंपल सा। पहला नंबर है अपने पास ट्रांजिटिव और दूसरा है अपने पास इंट्रांजिटिव। और मैं कहता हूं इंग्लिश की यदि ग्रामर आपने ठीक से समझी तो हिंदी में भी आपको बहुत सुगमता रहेगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें दोनों भाषाएं आती हैं, तो वहां भी आपको काफी इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सटीक रूल्स हमारे इंग्लिश में हैं जिनको यदि हम फॉलो करें तो उनको हिंदी में सीखने में भी आपको काफी आसानी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव को कहते हैं अपन शकर्मक, श प्लस कर्म, और इंट्रांजिटिव को कहते हैं बेटा ए प्लस कर्म यानी अकर्मक। यह ध्यान के देना है, कर्म का मतलब हो गया इंग्लिश में अपने पास में ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट और हिंदी में क्या कहते हैं अपन इसको, क्रम कहते हैं। अब क्या ध्यान देना है, कर्म जो है अपना उसमें से और ए, से का मतलब होता है अपने पास सहित और ए का मतलब होता है रहित। और इंग्लिश में अपन बात करें तो इसका मतलब होता है विद और इसका मतलब होता है विदाउट।
तो एक जनरल सी परिभाषा यही हमारे पास निकल के आई कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है या जिस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ध्यान देंगे, जिस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या होती है अपने पास, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहचान सिर्फ करनी है हमें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कौन से वर्ड होते हैं बेटा, जो व्हाट या हुम का आंसर देते हैं। सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है, व्हाट या हुम का आंसर देने वाले वर्ड्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जिन वर्ब से व्हाट या हुम का प्रश्न बनता है वो सब ट्रांजिटिव हैं, और जिनसे व्हाट या हुम का प्रश्न नहीं बनता वो क्या है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के बाद में केवल एक एलिमेंट हमारे सेंटेंस का आता है और वो होता है एडवर्बियल। ध्यान क्या देना है कि वो केवल क्या होता है अपने पास में, एडवर्बियल। यहां हम एक और चीज के बारे में थोड़ा सा बात करें कि सेंटेंस में बेसिकली 5 एलिमेंट हमारे पास होती है। मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो 5। मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास में, 5। पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट, नंबर दूसरा है ऑब्जेक्ट, नंबर तीसरा है दूसरे नंबर पे आती है अपने पास वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट, चौथा है कॉम्प्लीमेंट और पांचवा है एडवर्बियल। ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। वैसे इसके बारे में विस्तार से आपको एक वीडियो मिल जाएगी, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। तो आपने यहाँ चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में मिलेगा। सेंटेंस में बेसिकली मिनिमम 2 एलिमेंट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैक्सिमम एलिमेंट्स की संख्या जो है वो कितनी है अपने पास, 5। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बेटा एडवर्बियल। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम को करने वाला होता है, सेंटेंस के प्रारंभ में होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का मतलब है जो भी काम किया गया है, जो एक्शन किया गया है, उसे हम वर्ब के नाम से जानते हैं। तीसरा अपने पास ये 3 चीजें अपने को सीखनी है। ऑब्जेक्ट हमने क्या कहा बेटा, व्हाट या हुम का आंसर देता है, क्या या किसको का उत्तर देता है। क्योंकि ये चीज हम बहुत ज्यादा गलत करते हैं कि ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि वर्ब के बाद जो कुछ भी है वो सारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन गलत है ऐसा। वर्ब में ऑब्जेक्ट के अलावा 2 और एलिमेंट हैं, पहला है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या अपने पास में, एडवर्बियल। ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम का आंसर देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो भी व्हाट का आंसर देते हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। बेटा समझना है कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, या तो सब्जेक्ट के बारे में देंगे या ऑब्जेक्ट के बारे में देंगे। जैसे मैंने लिखा आई टुक टी, मैंने चाय पी, तो आई सब्जेक्ट हो गया, टुक वर्ब हो गई, टी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। प्रश्न होगा मैंने क्या पी, अब आई एक ह्यूमन बीइंग और टी एक वस्तु हो गई, सीधा कोई संबंध अपने पास नहीं है। लेकिन अपन यहां पे लिखें टी वाज हॉट, चाय गर्म थी, तो हॉट जो है वो किसके बारे में बता रहा है, टी के बारे में ही बता रहा है। मैंने लिखा आई कॉल्ड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, तो बेटा प्रश्न बना हमारे पास में मैंने किसको बुलाया। अब किसको का आंसर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यदि अपन लिखेंगे माय फ्रेंड इज ए डॉक्टर, मेरा दोस्त जो है वो एक डॉक्टर है, तो ए डॉक्टर जो है वो फ्रेंड के बारे में ही बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या अपने पास में कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में अंतर सीधा समझ लें कि सब्जेक्ट जो है अपने पास और ऑब्जेक्ट, उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, उन्हीं के बारे में जो अतिरिक्त सूचना देता है वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और जो अपने पास उससे रिलेटेड नहीं है वो क्या अपने पास ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल जो है वो सिंपल सा है, जो भी वर्ड व्हेन, वेयर, हाउ और वाई इनका आंसर देगा, व्हेन, वेयर, हाउ और वाई इनका जो आंसर देता है वो सारे एडवर्बियल कहलाते हैं। प्रीपोजिशन से जो भी पार्ट स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे एडवर्बियल होंगे। आप ये कहेंगे अपने पास ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर, तो इन द कॉर्नर प्लेस बता रहा है, एडवर्बियल है। ही इज ऑन द रूफ, तो ऑन द रूफ जो है प्लेस बता रहा है। ही केम एट 10 o'clock, ही विल कम ऑन संडे, तो ये जो भी अपने पास, व्हेन का मतलब हो गया समय, वेयर का मतलब हो गया स्थान, हाउ और वाई का मतलब रीजन, लॉजिक, तो वो जो बताते हैं वो सारे एडवर्बियल होते हैं। अब अपन वापस अपने टॉपिक पर आए। हमने कहा ट्रांजिटिव जिन वर्ब्स को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है।
वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट कौन से वर्ड होते हैं? जो वाट या हुम का आंसर देते हैं। तो जिन वर्ब से वाट या हुम का प्रश्न बनेगा वो सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स में होंगी। जिनसे नहीं बनेगा वो कैसी है अपने पास? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के बाद केवल और केवल एडवर्बियल का यूज होगा। एडवर्बियल कौन से वर्ड है? जो वेन, वेयर, हाउ और वाई का आंसर देते हैं वो एडवर्बियल कहलाते हैं। तो जिन वर्ब से केवल वेन, वेयर, हाउ, वाई का प्रश्न बनता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या या किसको का प्रश्न अपने पास नहीं बनेगा। दूसरी बात एक और चीज सीखनी है कि सेंटेंस में डिपेंड करता है कि वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुई है या इंट्रांजिटिवली, ये भी महत्वपूर्ण बात है अपने पास। हमने लिखा सी कुकड फूड, उसने भोजन पकाया, तो यहां पे कुकड जो हो गया वो वर्ब हो गई अपने पास और वो ट्रांजिटिव, उसने क्या पकाया प्रश्न बनता है अपने पास। हमने लिखा वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं? आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूं, मैं किसकी सहायता करता हूं? ये सारी वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव। लेकिन अपन ने लिखा आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, तो मैं क्या जाता हूं, किसको जाता हूं? प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न यही होगा मैं कब जाता हूं, कहां जाता हूं, क्यों जाता हूं, कैसे जाता हूं। तो ये वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव। हमने लिखा वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। बेटा यहां पे हम क्या पहुंचे, किसको पहुंचे, प्रश्न नहीं बनता है, मतलब वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव। हमने कहा ही इज सिटिंग इन द गार्डन, वह गार्डन में बैठा है, तो वह क्या बैठा है, किसको बैठा है? प्रश्न नहीं बनता है, वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव। ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, तो वह क्या खड़ा है, किसको खड़ा है? प्रश्न नहीं बनता है, वर्ब कैसी होगी अपने पास? इंट्रांजिटिव। तो जिन वर्ब से क्या या किसको का प्रश्न नहीं बनेगा, केवल वेन, वेयर, हाउ और वाई, कब, कहां, कैसे, क्यों, उसका ही प्रश्न बनता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ये सबको क्लियर हो गया ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। अभ्यास वृत्त में दिया हुआ है, आप उसको देख ले कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव। यहां हमने एक और बात कही कि वर्ब का डिपेंड करता है सेंटेंस में उसका यूज भी। अपन ने लिखा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और दे फ्लाई काइट्स। पहला वाक्य अपने पास है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। प्रश्न ये नहीं होगा पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं। तो वर्ब यहां पे जो फ्लाई है वो इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। लेकिन नीचे वाले हमने कहा दे फ्लाई काइट्स, वे पतंग उड़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे क्या उड़ाते हैं। यहां पे वही फ्लाई क्या हो गया अपने पास? ट्रांजिटिवली यूज हुई। तो पहली बात तो समझनी है, जिन वर्ब्स को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट कौन से वर्ड होते हैं? जो व्हाट या हुम का आंसर देते हैं, क्या या किसको का आंसर देते हैं। तो जिन वर्ब से क्या या किसको का प्रश्न बनता है वो वर्ब क्या कहलाती है बेटा? ट्रांजिटिव। जिनसे अपने पास ये नहीं बनता वो क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद केवल एक एलिमेंट आता है एडवर्बियल, जो वेन, वेयर, हाउ और वाई का आंसर देता है, सिंपल सा। तो जिन वर्ब से केवल वेन, वेयर, हाउ और वाई का आंसर मिलता है वो वर्ब क्या कहलाती है? एडवर्बियल, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और ये वर्ड कहलाते हैं एडवर्बियल। क्लियर? अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर दूसरा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है उसको हम सीखेंगे। बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, तो ये ध्यान दें, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम ऑपरेटर वर्ब्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस को ऑपरेट करने का काम करती है। इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट भी कहते हैं। 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, क्योंकि नोट का कंट्रैक्शन होता है इनके साथ। इज नोट को हम इजेंट बोलते हैं, आर नोट को आरंट बोलते हैं, वाज नोट को वाजंट, वही कंट्रैक्शन कहलाता है। तो कई नाम से जानते हैं। अब हमने क्या कहा कि इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट कहते हैं। इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी हो गई बेटा? 24। टोटली ही कितनी अपने पास है? 24। और हमारी इंग्लिश के नॉलेज के लिए इनका ज्ञान बड़ा आवश्यक है, और इनको अगर आपने समझ लिया एक बार तो कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी टेबल में आप लोग समझ लेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है बेटा वो कितनी है? 24। ये दो प्रकार की हैं,
पहली हमारे पास में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इनकी संख्या है हमारे पास 11 टोटली, और दूसरी अपने पास में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इनकी संख्या है हमारे पास 13। तो टोटली हमारे पास प्राइमरी वर्ब्स हैं 11 और मॉडल्स हैं कितने अपने पास 13, तो 11 और 13 मिला के कितने हो गए अपने पास 24। मूल रूप से प्राइमरी जो वर्ब्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, बी, डू और तीसरी अपने पास में हैव। कितने हैं? 3, बी, डू और क्या है? हैव। इनकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म मिला के, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म मिला के 11 होती है। प्रेजेंट फॉर्म है और एक क्या अपने पास है? पास्ट फॉर्म। सभी के प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म होंगी और इनकी संख्या हो जाती है अपने पास टोटली 11। बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म है अपने पास वाज एंड वर। डू की प्रेजेंट फॉर्म है डू एंड डज। पास्ट फॉर्म है डिड। हैव की प्रेजेंट फॉर्म है हैज और हैव, और पास्ट फॉर्म है अपने पास हैड। तो इस तरह टोटल मिला के 5 और 3 8 और 3 कितने हो गए अपने पास? 11 टोटली हमारे पास में क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इनका यूज दोनों तरह से होगा, मेन वर्ब के रूप में भी होगा, दूसरा अपने पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। यदि इनके साथ दूसरी वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब का काम करते हैं। यदि इनके साथ दूसरी वर्ब है तो ये किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। तो जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके साथ मेन वर्ब में बी वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगी, वो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी को हम बी की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वर्ब की। डू के बाद में मेन वर्ब होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, चाहे हैज है, हैव है, हैड है। अब चूंकि मेन वर्ब का भी काम करते हैं तो मेन वर्ब फॉर्म क्या होती है इनकी? बी है फर्स्ट फॉर्म है अपने पास, वाज या वर इसकी सेकंड फॉर्म होगी, और बीन इसकी थर्ड फॉर्म है, बीइंग फोर्थ फॉर्म होगी। डू, डिड, डन, हैव, हैड एंड हैड। ये टेबल आपने सीख ली तो ये मान लो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, क्वेश्चन टैग, वर्ब, टेंस से रिलेटेड वर्ब्स, इनको भरने में कहीं समस्या नहीं आएगी। तो ये इनकी मेन वर्ब्स की फॉर्म हो गई। हमने क्या कहा कि दोनों काम करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा बेटा कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो यहां अकेली एक वर्ब है एम, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अपन ने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तब दो वर्ब हो गई, एक एम हो गई, दूसरी टीचिंग। अब यहां पे एम जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गई अपने पास में? मेन वर्ब हो गई। हमने कहा बी वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। अपन ने यहां लिखा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहां पे हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में है, किसी चीज के जो अपने पास है उसके लिए हमने दर्शाया। अपन ने लिखा आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने मेरा पेन खो दिया है, तो यहां पे हैव वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई, और लॉस्ट मेन वर्ब हो गई। लॉस्ट की थर्ड फॉर्म है लॉस यानी खो देना, लॉस्ट एंड लॉस्ट। हमने लिखा ही वाज ए स्पाई, वह एक जासूस था, तो यहां पे वाज अकेली वर्ब है तो मेन वर्ब का काम कर रही है। हमने लिखा ही वाज वॉकिंग अलोन, वह अकेला चल रहा था, तो यहां पे वाज हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग जो है मेन वर्ब है। तो क्लियर सी बात है कि ये सेंटेंस में दोनों काम करते हैं, मेन वर्ब का भी और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। दूसरी वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है, और दूसरी वर्ब है क्या अपने पास? हेल्पिंग वर्ब। यह एक और बात समझने की है, कुछ एग्जाम है हमारे स्टेट से रिलेटेड हैं, सेंटर से रिलेटेड में तो ज्यादातर नहीं आता है, स्टेट रिलेटेड जो एग्जाम है उनमें आपको टेंस पूछा जाता है कई बार कि भाई इसमें कौन सा टेंस है। अब हमने आमतौर से पढ़ा है कि इज एम आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, वाज वर है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, हैड है पास्ट परफेक्ट में आता है और उसको देख के हम कर देते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि यदि ये मेन वर्ब के रूप में आती है तो जो इनकी प्रेजेंट फॉर्म है, यदि प्रेजेंट फॉर्म से मतलब है यदि इज एम आर है, डू डज है या हैज है,
ये मेन वर्ब के रूप में आएंगी तो आपको टेंस उसका प्रेजेंट सिंपल ही बताना है। यदि वाज वर है, डिड है या हैड है, ये अकेली आती है तो आप इसका टेंस बताएंगे पास्ट सिंपल ही। जैसे आपसे पूछा है आई एम ए टीचर, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। और आई एम टीचिंग इंग्लिश है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरह आई हैव ए पेन, ये प्रेजेंट सिंपल है। और आई हैव लॉस्ट माई पेन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इस तरह ही वाज ए स्पाई, ये पास्ट सिंपल है। और ही वाज वॉकिंग अलोन, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ये बात भी आप लोगों को समझने की है। तो क्लियर हो गया सबको कि हमारे पास प्राइमरी वर्ब्स हैं, वो 11 हैं, इस तरह इनका यूज होगा। अब बात आती है मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड संबंध क्या है अपने पास? मॉडल्स कितने हैं अपने पास? 13। याद करने का सीधा तरीका है शैल, विल, कैन और मे। ये प्रेजेंट फॉर्म्स है। मॉडल्स की क्या है अपने पास में? प्रेजेंट फॉर्म। और इन्हीं की पास्ट फॉर्म अपने पास शुड, वुड, कैन की कुड और मे की माइट। और इस तरह से हमारे पास ये क्या है अपने पास? पास्ट फॉर्म। तो हमारे पास क्लियर सी आई अपने पास कितने हो गए? 8। एक अपने पास एक्स्ट्रा है मस्ट। दो टू के साथ में यूज होंगे, यूज टू और ought टू। और दो नोट के साथ यूज होंगे, नीड नोट एंड डेयर नोट। नीड नोट और क्या है अपने पास में? डेयर नोट। सिंपल सी बात। तो ये अपने पास टोटल कितने हो गए? मॉडल्स की संख्या कितनी हो गई? 13। अब मॉडल्स के बारे में बात करें तो मॉडल केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। मॉडल अकेला कभी भी नहीं आएगा। आप ये लिखेंगे ही मस्ट एस्पाई, तो बेटा ऐसा लिखना गलत होगा। ही मस्ट एस्पाई लिखना गलत है, क्योंकि मस्ट क्या है? मॉडल है। और मॉडल का यूज आप मेन वर्ब के रूप में नहीं करेंगे। आपको यहां पे हेल्पिंग दूसरी मेन वर्ब लगानी होगी। आप ये कहेंगे ही मस्ट बी एस्पाई, तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मॉडल्स का यूज कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। इसलिए मॉडल कोई भी है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो ध्यान रखना है कि मॉडल कोई सा भी आ जाए उसके साथ में मेन वर्ब की कौन सी लगानी है? केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हमें करना है, इसके अलावा हमें यूज नहीं करना है। हाँ, मॉडल के साथ यदि हमने बी लगा दिया, सेल बी, विल बी, कैन बी, कुड बी, शुड बी, तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। मॉडल के साथ हमने हैव लगा दिया तो अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, विल हैव, सेल हैव, कैन हैव, कुड हैव। लेकिन सिंपल मॉडल के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का ही हम लोग यूज करेंगे, दूसरी फॉर्म का यूज हमें नहीं करना है। अब हमने कहा केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो यहां एक और चीज ध्यान रखनी है कि नीड, यूज्ड, नीड और डेयर, यूज्ड, नीड एंड डेयर, ये सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल से मतलब क्या है? ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी। क्या ध्यान रखना है कि यदि नीड और नोट, नीड और डेयर के साथ नोट दिया हुआ है तब तो ये अपने पास आई नीड नॉट हेल्प यू, तो ये अपने पास सिंपल सा क्या हो गया कि मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। और अगर आप लिखें आई नीड योर हेल्प, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यूज के साथ में टू दिया हुआ है, दूसरी वर्ब है, तो ये अपने पास में मॉडल का काम करता है। अकेला अपन कहेंगे आई यूज्ड योर पेन, मैंने तुम्हारा पेन काम में लिया, तो यूज का मतलब काम में लेना, तो वहां पे किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। तो सेमी मॉडल अपने पास 3 है। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में अधिकतम, एक सेंटेंस का मतलब है सिंपल सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 5 वर्ब हो सकती है। मैक्सिमम वर्ब्स जो है उनकी संख्या हो सकती है 5। ध्यान देने की बात है कि एक सिंपल जो सेंटेंस होगा, यहां हम सेंटेंस की बात नहीं करें, मैंने कहा बेटा सिंपल सेंटेंस, आगे हम बताएंगे सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस यदि है हमारे पास में, सिंपल सेंटेंस में मैक्सिमम वर्ब्स की संख्या जो होगी वो कितनी हो सकती है? 5, जिसमें फिक्स रेशियो है। यदि बात करें तो 4+1 का रेशियो है, यानी कि यदि एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, एक से ज्यादा है अपने पास तो पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी मेन वर्ब होगी। 5 है तो पहली 4 हेल्पिंग वर्ब होंगी, लास्ट वाली क्या होगी अपने पास? मेन वर्ब। कोई भी अपन यूज करें, आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग इंग्लिश,
I have been teaching English for 15 years. The police will have been beating him for an hour. और इसी का पैसिव हमने बनाया, और वो पैसिव हमारे पास में है will have been beating him, तो he will have been being beaten by the police for an hour. बेटा यहां मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं सिंपल सा। अब बहुत सारी ऐसी चीज देखो, अपन जो है नहीं पढ़े वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो चीजें हम गलत पढ़ लेते हैं वहां हमें बहुत सारी दिक्कत हो। तो स्कूल लेवल से हम लोग पढ़ते आते हैं कि 8 टेंस का पैसिव बनता है हमारा और 4 का नहीं बनता, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस का। लेकिन कंपटीशन में जब हम आते हैं तो आपको इस तरह की बिल्कुल भी ये धारणा नहीं रखनी है, किसी भी टेंस में पैसिव बनाया जा सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है, वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा जस्ट पहले इससे बताया अपन ने, और वो बताया कि वर्ब 2 प्रकार की है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी है? जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव। तो पैसिव बनाने के लिए एकमात्र शर्त हमारे पास क्या है कि वर्ब का ट्रांजिटिव होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि पैसिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव हम किससे बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो पैसिव कहीं भी बन सकता है, किसी भी टेंस में। सिर्फ आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे, उनको आप लोग समझ लेंगे। हमने कहा कि कम से कम एक वर्ब हो सकती है। जैसे हमने पहले सेंटेंस लिखा आई एम ए टीचर, तो यहां हमारे पास एक ही वर्ब है जो मेन वर्ब है। बाकी हमने यहां पे लिखा तो यहां पे हमारे पास 2 वर्ब है, एम और टीचिंग। यहां पे 3 है अपने पास में, हैव बीन और टीचिंग। यहां पे हमारे पास 4 है, विल हैव बीन और बीटिंग। यहां पे 5 है, विल हैव बीन बीइंग और बीटन। अब ध्यान क्या रखना है, सब कुछ फिक्स है हमारे पास। एम लगाया, अकेली थी, एम बी वर्ब है तो इसके बाद हमने क्या लगाया, आईएनजी फॉर्म। यहां देखिए हैव है तो हैव के बाद में क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है अपने पास, बीन। बीन का यूज किया, बी के बाद में क्या है अपने पास, आईएनजी फॉर्म। अपन ने लिखा विल हैव बीन, तो विल मॉडल हो गया, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बी के बाद में अपने पास आईएनजी फॉर्म। सिर्फ एक अपवाद अपने पास कि बी वर्ब के बाद पैसिव सेंटेंसेस जो है, ये एक विशेष बात समझनी है। तो ये क्लियर हो गया सबको कि मिनिमम एक वर्ब है, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। यदि एक ही है तो वो मेन वर्ब है, एक से ज्यादा है तो आखिरी जो होगी वो मेन वर्ब है, बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब यहां एक और बात क्या समझनी है, सिंपल सी, कि पैसिव बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का केवल इस्तेमाल करते हैं, और केवल अपवाद है वो बी वर्ब में अपवाद है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि वर्ब्स में भी है तो कोई बी वर्ब है। इसकी पूरी एक वीडियोस अपने पास स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पे आपको मिलेगी, स्टोरी ऑफ बी वर्ब। उसमें आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से इसके रिएक्शन है। बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का यूज हम कर सकते हैं पैसिव में। इसलिए जितने भी सेंटेंस हैं उनको पैसिव बनाते समय बी वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। बी वर्ब में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझना है। जहां आईएनजी फॉर्म आती है वहां हम बीइंग लगाएंगे, जहां पे थर्ड फॉर्म आती है वहां हम बीन लगाते हैं, जहां पे फर्स्ट फॉर्म आती है वहां पे हम बी लगाते हैं। देखिए कैसे, हमने क्या कहा कि ये वर्ब है अपने पास सारी, हमें क्या बनाना है, पैसिव। पैसिव बनाते समय केवल किसका यूज करना है, अपने को बी वर्ब का यूज करना है। अब देखिए सबसे पहले यहां हमारे पास है बी वर्ब, बी वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या बताया हमने, आईएनजी। तो बी की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई, बीइंग। तो यहां इन सब के साथ में किसका यूज करना है, बीइंग का। इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में बदलेगा, वाज वर, वाज बीइंग, वर बीइंग में बदलेगा। जिनके साथ लास्ट में बी या बीन आता है उनमें भी क्या लगाना है, अपने को बीइंग का इस्तेमाल करना है। दूसरा, हैव वर्ब के बाद में, इसको मैं बाद में लेता हूं, हैव वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है और बी की थर्ड फॉर्म क्या है अपने पास, बीन। तो जितने भी हैव वर्ब वाले हैं उन सबको क्या लगाना है, बीन। हैज बीन, हैव बीन,
हैज बीन में बदलेगा, हैड बीन में बदलेगा, विल हैव सेल हैव तो विल हैव बीन सेल हैव बीन में बदलेगा, कैन हैव कुड हैव है तो कैन हैव बीन कुड हैव बीन में बदलेगा। डू की बात करें तो ये पहली फॉर्म है, इसलिए बी की पहली फॉर्म क्या अपने पास में इज एम आर, तो डू डज किस में बदल जाता है अपने पास इज एम आर में। पास्ट में क्या बदलता है अपने पास में वाज वर्ब में। क्लियर। मॉडल जितने सारे मॉडल्स के साथ क्या आ रही है अपने पास में फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे हम केवल प्लस बी का यूज कर देंगे। कोई भी मॉडल आएगा उसके साथ केवल क्या लगाना है बी। इस बात को पुनः समझ लें सभी बच्चे कि पैसिव बनाते समय सारी वर्ब्स को हम बी की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बी की फॉर्म से मतलब क्या है अपने पास कि जहां मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है वहां हम बीइंग लगाएंगे, जहां पे थर्ड फॉर्म है वहां हम बीन लगाएंगे, जहां पे फर्स्ट फॉर्म है वहां हम बी का इस्तेमाल करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये पैसिव हो गया। दूसरा, हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आमतौर से बच्चे गलतियां करते क्या कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वर्ब के चेंज तो हम एक्टिव पैसिव में कर देते हैं, एक्टिव पैसिव के चेंज जो है हम किस में कर देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उसको ध्यान क्या रखना है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मैक्सिमम 5 चेंज होंगे। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम 5 पे बहुत ज्यादा बात करिए कि सेंटेंस के एलिमेंट कितने होते हैं 5, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में मैक्सिमम वर्ब्स कितनी होती है अपने पास 5, और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय मैक्सिमम चेंज कितने होंगे 5। तो आज 5 का दम हमें सीखना है। ये 5 क्या है, इसको सीखेंगे तो बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम चेंज कितने हैं 5। अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे। ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, ये डायरेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी देन, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय मैक्सिमम 5 परिवर्तन होते हैं, और ये चेंज जो करने हैं अपने को ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामेटिकल अपने को आधार मान के करने हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक क्या कहलाता है, नरेशन। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। कथन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात कही जाती है और उसे प्रेजेंट किया जाता है, ये बात दिमाग में बैठा लेंगे, जब भी कोई बात कही जाती है और उसे प्रेजेंट किया जाता है तो समय और स्थान बदल जाता है। 2 चीजें बदलती हैं, समय और स्थान, और समय हमेशा पास्ट में बदलता है। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में हम जनरली पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जो भी प्रेजेंट फॉर्म है वो पास्ट में बदल जाते हैं। इज एम आर किस में बदलेगा बेटा, वाज वर्ब में। डू डज किस में बदलेगा, डिड में। हैज हैव किस में बदलेगा, हैड में। सेल विल कैन में, शुड वुड कुड माइट में बदल जाती। तो ये दोनों का बेसिक अंतर, दोनों का ध्यान रखना है कि एक्टिव को पैसिव में बदलते समय सभी वर्ब्स को बी की फॉर्म में बदलना है। जहां मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वहां बीइंग लगाएंगे, जहां पे फर्स्ट फॉर्म है वहां बी लगाएंगे, जहां थर्ड फॉर्म है वहां पे बीन लगाएंगे। और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करना है बेटा, सिंपल सा कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अधिकतम 5 परिवर्तन करते हैं। और ये परिवर्तन क्यों करते हैं हम, क्योंकि जब भी कोई बात कही जाती है और उसे प्रेजेंट किया जाता है तो समय और स्थान बदल जाता है, और समय और स्थान हमेशा किस में बदलेगा, पास्ट में बदलता है। तो इसलिए हम पास्ट का ही यूज करते हैं। जो भी प्रेजेंट फॉर्म वाले हैं वो किस में बदल देंगे, हम पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो आई थिंक ये सारा कंक्लूजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स का किस तरह से अपने पास यूज होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्लासिफिकेशन पे, और अगले क्लासिफिकेशन में अपने पास आएगा वर्ब की दूसरी फॉर्म आएगी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के बारे में हम बात करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की पूरी एक वीडियो स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स अलग से ही अपना एक पूरा वीडियो है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और बातें करेंगे। उसके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा। आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जरूर पढ़ें। तो दूसरा हमने वर्ब की बात करी, और वो है हमारे पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और दूसरा अपने पास नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है अपने पास, और नॉन फाइनाइट का मतलब क्या है। पहला क्लासिफिकेशन हमने वर्ब के आधार पर पढ़ा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, ये इंट्रांजिटिव है, ये प्राइमरी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। यहां अपने को ध्यान रखना है वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सारी होती हैं। यहां अपने को सीखना है फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल सी है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब जो एक ही टेंस
या नंबर या पर्सन तक सीमित होती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। फॉर्म ऑफ द वर्ब जो एक ही टेंस नंबर पर्सन तक सीमित होती है वो फाइनाइट होती है, जो नहीं होती है वो क्या कहलाती है अपने पास, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अभी हमने जो बताया था कि मैक्सिमम वर्ब्स 5 होती है, मिनिमम कितनी होती है अपने पास, 1। यहां पे वही बात है, एक ही है तो वो मेन वर्ब थी, और यहां पे वही बात है कि यदि एक ही है तो वो अपने पास में फाइनाइट होगी, और एक से ज्यादा है तो वहां पे हमारे पास रेशो था 4 + 1 का, यानी कि पहली 4 हेल्पिंग वर्ब और लास्ट वाली क्या होगी, मेन वर्ब। यहां रेशो होगा 1 + 4 का, यानी पहली फाइनाइट होगी, बाकी सारी कैसी होंगी, नॉन फाइनाइट। जैसा अपन ने लिखा द पुलिस विल हैव बीन बीटिंग हिम, तो वहां पे अगर हम द पुलिस की जगह आई हो तो सिर्फ विल का शैल होगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश है, अपन ने यहां पे लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो बेटा यहां अपने पास में 2 है, पहली अपने पास में एम है जिसको अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और दूसरी अपने पास टीचिंग है जो क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। अब अपने को ध्यान क्या देना है कि यहां पे यदि आई की जगह पे मैं सेकंड पर्सन यू रखूं तो यहां पे एम नहीं लगाएंगे, आर का यूज होगा, लेकिन टीचिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां पे अपन ही लिखें तो आर का यूज नहीं होगा, इज का यूज होगा, लेकिन टीचिंग में कोई चेंज नहीं होगा। इसको अपन पास्ट में ले जाएंगे तो यहां वाज या वर हो जाएगा, लेकिन टीचिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये कैसी हो गई, फाइनाइट, क्योंकि बदल गई किसके अनुसार, टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार। और ये कैसी हो गई, नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये चेंज नहीं हुई। तो फॉर्म द वर्ब जो टेंस नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए वो क्या है, फाइनाइट, नहीं वो कैसी है, नॉन फाइनाइट। यदि एक ही वर्ब हो सेंटेंस में तो निश्चित रूप से फाइनाइट होनी चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस गलत होगा, फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। सभी 24 ऑक्सिलरीज अभी जिनकी हमने बात करी, 24 की 24 ऑक्सिलरी हैं, वो केवल फाइनाइट है, वो कोई भी नॉन फाइनाइट नहीं है। आपको मालूम है इज़ेमार प्रेजेंट में ही आता है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं आता। वाजवर है वो पास्ट में ही आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं आता। सेल या विल केवल फ्यूचर में ही आता है, प्रेजेंट या पास्ट में नहीं आता। हैड है तो पास्ट में आता है, हैज है तो प्रेजेंट में आता है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि 24 ऑक्सिलरीज जो है वो सारी कैसी हैं, फाइनाइट है। उसके अलावा कौन सी फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की 3rd फॉर्म, और 2 प्लस वर्ब की 1st फॉर्म। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। आपको मालूम है वर्ब प्लस आईएनजी सभी टेंस में आती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों कंटिन्यूअस में, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का काम करती है। सिंगुलर के साथ भी आती है, प्लूरल के साथ, आई हैव गॉन, ही हैज गॉन, यू हैव गॉन, दे हैड गॉन, दे विल हैव गॉन, सेल हैव गॉन, कोई दिक्कत नहीं। 3rd फॉर्म सभी परफेक्ट में आती है अपने पास। 2 प्लस वर्ब भी सभी टेंसेस में अपने पास यूज होती है। तो ये तीनों अपने पास नॉन फाइनाइट वर्ब है। बाकी अपने पास जो वर्ब आएंगे अपने पास वो 5 फॉर्म है। हमने लिखा गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये हमारे 5 फॉर्म है भाई, 1st, 2nd और 3rd। 4th फॉर्म आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, वर्ब के साथ एसईआईएस को अपन 5th फॉर्म कहते हैं। सिंपल सी बात है कि वर्ब की 1st फॉर्म जो है वो इंफिनिटिव कहलाती है, ये 2 के साथ रिप्रेजेंट होती है, ये सभी के साथ आती है, तो ये कैसी है अपने पास, नॉन फाइनाइट। 2nd फॉर्म केवल पास्ट टेंस में आती है, और वो भी पास्ट सिंपल टेंस में, तो ये कैसी है, फाइनाइट। 3rd फॉर्म सभी परफेक्ट टेंस में, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आती है, तो नॉन फाइनाइट। वर्ब प्लस आईएनजी सारे कंटिन्यूअस, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आती है, तो ये कैसी है अपने पास, नॉन फाइनाइट। और वर्ब के साथ एसईआईएस है अपने पास, तो ये भी कैसी है अपने पास, फाइनाइट, क्योंकि केवल प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, किसी और के साथ नहीं आती है। तो ये हमारा फाइनाइट नॉन फाइनाइट का क्लासिफिकेशन था। नॉन फाइनाइट वर्ब प्लस आईएनजी 3 काम करती है, नाउन का, एडजेक्टिव का और वर्ब का। ये पूरा विस्तार से मेरी वीडियो में दिखाया गया है कैसे वर्ब का काम करती है। वर्ब का काम करती है तो क्या कहते हैं इसको, नाउन का काम करते हैं तो जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। 3rd फॉर्म 2 काम करती है एडजेक्टिव का, तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये सारा विस्तार से आपको हमारे चैनल के ही वीडियो में मेरे साथ में ही आपको मिलेगी, पूरा विस्तार से दिया हुआ है। तो ये हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का क्लासिफिकेशन था। एक आती है हमारे पास डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब्स।
बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। डायनेमिक और स्टेटिक वर्ब्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। डायनेमिक का मतलब होता है अस्थिर और स्टेटिव का मतलब होता है स्थिर। जिन वर्ब्स का यूज कंटिन्यूअस टेंसेस में किया जाता है वो अपनी वर्ब जो होंगी वो डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। स्टेटिव जिनका कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है। पहली बात है जो सेंस से रिलेटेड है, अपने पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे रिलेटेड है। सी है, हियर है, स्मेल है, टच है, ये अपने पास स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। मेंटल लेवल से लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है, ये सभी स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। तो जिन वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता है उनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं वो अपने पास डायनेमिक वर्ब्स कहलाती हैं। तो इस तरह ये हमारा वर्ब का टॉपिक था जिसमें हमने कई चीज़ों का जिक्र किया। आप अच्छे से इन चीज़ों को लर्न करेंगे तो मुझे उम्मीद है कहीं आपको इससे समस्या नहीं आएगी। ये हमारा 4th पार्ट था। अब अपने पास में 3 पार्ट और है, 5th, 6th और 7th, जिसमें हम कंप्लीट ग्रामर का पूरे टॉपिक्स जो है कवर कर लेंगे। आप सभी लोग रेगुलर हमसे जुड़े रहें और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।